आईपीओ की पाठशाला के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। बचत, निवेश और टैक्स को लेकर हमारी इस खास सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं आईपीओ और एफपीओ की, और इस चर्चा में एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट अनिल सिंघवी। अनिल जी, ये बताएं कि आईपीओ के बारे में हमने बहुत सुना है। अक्सर हमारे चैनल पर हम कहते हैं, दर्शकों को सलाह भी देते हैं कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इसमें आप पैसे लगाइए, मुनाफा कमा सकते हैं, लिस्टिंग गेन कमा सकते हैं। अगर मुझे आईपीओ में पैसे लगाने हो तो सबसे पहले मूल बात तो मैं यही समझना चाहती हूँ कि आईपीओ का मतलब क्या है, कंपनी क्यों लाती है? देखिए, आईपीओ और पब्लिक इश्यू दोनों एक ही चीज है। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कोई कंपनी पहली बार लोगों के सामने एक प्रपोजल रख रही है कि आइए आप हमारे शेयर में पैसा लगाइए, ये आईपीओ। होता क्या है, कंपनी ये ऑफर दे उससे पहले भी कंपनी तो चल रही है, किसी ने तो पैसा लगाया होगा। वो कौन होते हैं? कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स होते हैं। तो काफी कम लोग होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, शुरुआत में कंपनी बनाई है। हो सकता है कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन बड़े कम नंबर के इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन जब उन्हें लगता है कि हमें बिजनेस बढ़ाना है, कंपनी को शेयर बाजारों पर ट्रेड करवाना है, लिस्टिंग करवाना है, जिनके मतलब हम आगे देखेंगे, तो फिर वो क्या करते हैं? इश्यू लाने की कोशिश करते हैं। और वो इश्यू आपको, मेरे को, किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है जिन्हें लगाना है पैसा। इसी को पब्लिक इश्यू कहा जाता है, क्योंकि ये शेयर पब्लिक को इश्यू किए जा रहे हैं। और आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कोई कंपनी पहली बार लोगों को शेयर इश्यू कर रही है। अच्छा, तो इसलिए इनिशियल पब्लिक ऑफर हो गया। तो सिंपल, आईपीओ या फिर पब्लिक इश्यू, दोनों शब्दों का मतलब एक है। और इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने शेयरों को आम जनता के लिए खरीदने का एक ऑफर दे रही है, आइए इस दाम पर आप हमारा शेयर खरीदिए। सिंपल। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या मैं ये मान सकती हूँ कि इस आईपीओ में पैसे लगाने से मैं कंपनी की शेयर धारक बन जाती हूँ या कंपनी में निवेश करती हूँ? एग्जैक्टली, यही है। और इसको ज्यादा अच्छे तरीके से ये कह सकते हैं कि आप उस कंपनी में पार्टनर बन गई। ओके। मतलब अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस चलता है किससे? कैपिटल से, पूंजी से। और जब आप शेयर खरीदते हैं, किसी कंपनी के पब्लिक इश्यू में पैसा लगाते हैं, तो आप उसका एक पार्ट हो गए, एक हिस्सा हो गए, शेयर होल्डर हो गए। और इसका मतलब ये कि आप भी उस बिजनेस में साझेदार हैं, भागीदार हैं। अब ये अलग बात है कि जनरली आप बाकी जो बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में या खुद के, वहां पर आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पर बिजनेस प्रमोटर्स वही पुराने लोग चलाते हैं। लेकिन हाँ, आपको लगता है कि ये बिजनेस अच्छा है, मुझे अच्छी प्राइस पर दिया जा रहा है, तो आप उसमें भागीदार बन सकते हैं। तो बेसिकली आपको उसमें शेयर होल्डर बनना है, शेयर खरीद कर। तो यहाँ पर आईपीओ में कंपनी नए शेयर्स बेचती है या नए शेयर्स लाती है? दोनों तरीके हैं। ओके। सामान्यतः पब्लिक इश्यू में नए शेयर इशू किए जाते हैं। और एक एफपीओ भी हम सुनते हैं। हाँ। उसका मतलब क्या होता है? हाँ, देखिए, पहली बात तो ये कि जो शेयर इशू किए जाते हैं, सामान्यतः पब्लिक इश्यू में नए शेयर इशू किए जाते हैं। ओके। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें नए शेयर इशू नहीं होके पुराने इन्वेस्टर्स भी शेयर बेच सकते हैं। और पुराने इन्वेस्टर में कौन होते हैं? या तो प्रमोटर्स या कोई फंड। प्राइवेट इक्विटी फंड है, जब बिजनेस कुछ नहीं था तब उन्होंने पैसा लगाया 3 साल 5 साल पहले। अब कंपनी की एक अच्छी साइज हो गई, कंपनी के शेयर लिस्ट करवाए जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमें पैसा थोड़ा लेना चाहिए भाई, अल्टीमेटली प्रॉफिट तो लेंगे ना कहीं। तो वो भी ऑफर कर सकते हैं। अच्छा। उसको कई बार हम ऑफर फॉर सेल भी कहते हैं, कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स अपने शेयर वो कह रहे हैं कि हम बेच रहे हैं, हाँ। आप खरीदना चाहें तो खरीदें। तो कभी आपको ऐसा लगे कि अरे ये बेचे तो मैं क्यों खरीदूं? बिल्कुल। राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रमोटर्स बेच रहे हैं या आप ये फंड बेच कर निकल रहे हैं तो वो हमेशा खराब ही होगा, ऐसा नहीं है। कई बार आपको अच्छे दाम पर अच्छी कंपनियां मिलती है और वो पूरे के पूरे नहीं बेचते, थोड़े ही बेचते हैं, बाकी तो हिस्सेदारी रखते ही है। तो पब्लिक इश्यू में सामान्यतः तो नए शेयर इश्यू किए जाते हैं। कभी कभी ऐसा केस होता है जिसमें नए शेयर के बजाय पुराने इन्वेस्टर्स अपने शेयर बेचते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ओके। अब आई बात एफपीओ की। हाँ। आईपीओ और एफपीओ में ज्यादा फर्क नहीं है। जो कंपनी पहली बार शेयर इश्यू कर रही है वो तो आईपीओ हो गया। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि कंपनी पहली बार करने के बाद आगे भी और कर सकती है। ओके। भाई आज हमने समझे किसी कंपनी का इशू आया, उन्होंने पैसे जमा कर लिए, आगे 2 कर साल सकती, मतलब आगे चलकर और शेयर 2 साल 3 साल 5 साल 6 महीने बाद कंपनी को लगता है हमें और पैसे की जरूरत है, ओके, तो और इश्यू ला सकते, तो उसको हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या एफपीओ कह देते हैं। सिंपल बात ये। अच्छा। लेकिन एफपीओ में और आईपीओ में फर्क यही है कि एफपीओ जब भी आता है किसी कंपनी का, उसके पहले से वो शेयर लिस्टेड है, हाँ, उसकी ट्रेडिंग मार्केट में हो रही, हाँ, भाव होता है। हाँ,
आईपीओ जब आता है तो कंपनी डिसाइड करती है कि हमें किस प्राइस में शेयर देना है। डिसाइड तो एफपीओ में भी कंपनी करेगी, लेकिन मार्केट को पता है कि उस शेयर का सही भाव क्या है और उस हिसाब से वो ट्रेड करता है। तो फर्क यही है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एक बार लिस्टिंग होने के बाद आता है और पब्लिक इशू या फिर आईपीओ लिस्टिंग के पहले आता है। थोड़ा आईपीओ पर ही हम और फोकस करते हैं और साफ तौर से एक निवेशक के नजरिए से अगर मुझे समझना हो तो क्या कारण होंगे कि कंपनियां आईपीओ लेकर आती हैं? सिंपल, पैसा चाहिए। अब पैसा किस लिए चाहिए उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। अच्छा, तो एक कारण तो एक, अगर कोई कंपनी का प्रमोटर, कोई कंपनी के बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने बहुत पहले पैसा लगाया, ऐसे समय में लगाया जब कंपनी की साइज बहुत छोटी थी, बहुत कम मुनाफा कमाती थी, शुरुआती स्टेज पर थी, बाद में कंपनी ग्रो हो जाती है, बड़ी बन जाती है, और वो थोड़ा बहुत बेचकर अपना पैसा निकालना चाहें, तो एक कारण तो वो होता है, तो जिसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, पहले से जो इन्वेस्टर है, प्रमोटर या फिर फंड, वो बेचकर निकलते हैं। लेकिन वो कारण कम केसेस में होते हैं। सबसे ज्यादा कारण किस वजह से होता है? कंपनी को पैसा चाहिए, और इसलिए वो पब्लिक इश्यू लाती है। कंपनी को पैसा क्यों चाहिए? एक ही वजह, या तो कंपनी के बैलेंस शीट पे कर्ज है, वर्किंग कैपिटल लोन्स चाहिए, कामकाज करने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए वो रेज करती है। तो या तो वो वर्किंग कैपिटल के तौर पर उसको पैसे का इस्तेमाल करे, या पुराना कर्ज कोई लिया हो तो उसको चुका दे ताकि ब्याज की बचत हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो पैसा आ रहा है पब्लिक इश्यू से, अलग अलग इन्वेस्टर से जमा किया जा रहा है, इससे आप कोई नया कारोबार करना चाहें, अच्छा, या पुराने कारोबार का विस्तार करना चाहें। समझिए एक प्लांट है कंपनी का, 2 प्लांट और लगाना चाहते हैं। कोई कंपनी जिम चलाने का कारोबार करती है, बोलेगी हमारी 50 ब्रांच है, हमें 50 और खोलने, तो ये एक्सपेंशन प्रोग्राम हुआ। तो जो बिजनेस चल रहा है आप उसके लिए भी पैसा जुड़ा सकते हो। कोई नया बिजनेस करना है या पुराने बिजनेस का विस्तार करना है तो उसके लिए भी, लेकिन ये बताना पड़ता है आपको। जो कंपनी पब्लिक इश्यू ला रही है उसे पहले बताना पड़ेगा। अच्छा, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उद्देश्य क्या है एग्जैक्टली तो आपको जिस चीज के लिए पैसा चाहिए वो बताना पड़ेगा। अच्छा, आपने कहा कि आप उस कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं अगर आप आईपीओ में पैसे लगाते हैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बताइए कि इस पूरे कंपनी में मेरा हिस्सा कितना होगा? यानी ये शेयर होल्डिंग पैटर्न, मिनिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न फिर किस तरह काम करेगा हम जैसे निवेशकों के लिए? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। मिनिमम शेयर तो आप एक भी खरीद सकते हैं। अच्छा, हालांकि पब्लिक इश्यू में क्या होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो लोट्स होते हैं कि मिनिमम आपको इतने शेयर खरीदने हैं। 10 शेयर, 12 शेयर, 15 शेयर। वो लॉट साइज निर्भर करता है कंपनी पर? हाँ, कंपनी टू कंपनी इश्यू प्राइस वो सेबी डिसाइड करती है। अच्छा, ठीक है, लेकिन लिस्टिंग होने के बाद लॉट साइज का कोई मतलब नहीं। ये इश्यू आता है तब तक ही लॉट साइज का मतलब है। अच्छा, जिस दिन लिस्ट हो गया उसके बाद आप एक शेयर को ट्रेड कर सकते हैं। एक शेयर ले सकते हैं, एक शेयर बेच सकते हैं। जी। तो आपको शेयर होल्डर बनना है तो मिनिमम 1 शेयर होना चाहिए आपके पास। 1 शेयर भी आपके पास है तो आप शेयर होल्डर हो गए, राइट, पार्टनर हो गए। ये तो बात हुई शेयर होल्डिंग की। लेकिन सेबी ने एक नियम बनाया। सेबी ये कहती है कि अगर आपको इशू लाना है, आईपीओ लाना है, अपने शेयरों को लिस्ट कराना है, तो जितनी आपकी पूंजी है इशू के बाद, क्योंकि क्या होता है, सपोज आपकी पूंजी है इस वक्त 100 रुपए, आप इशू लाते हैं 50 रुपए का, और तो इशू के बाद आपकी कैपिटल हो गई 150, राइट। तो सेबी क्या कहती है, आपकी बढ़ी हुई कैपिटल का मिनिमम 25% शेयर पब्लिक शेयर होल्डर के पास होना चाहिए। प्रमोटर्स को छोड़कर, पुराने लोगों को छोड़कर, इशू के पहले जिन्होंने शेयर लगा लिए उनको छोड़कर। अच्छा, 25% दूसरे के पास होना चाहिए। ऐसा क्यों कहती है? इसके पीछे कारण है। समझिए, कोई प्रमोटर ऐसा कहे कि मैं तो सिर्फ 1% इक्विटी का इशू लेकर आऊंगा, 99% मेरे पास रखूंगा, तो फिर क्या होगा, उस शेयर का दाम कुछ भी कर लो आप, कितना ही बढ़ा लो, राइट। अच्छा, प्लस अब जब 1% लोग शेयर बाहर हैं, तो लोगों को खरीदना हो, बेचना हो तो लिक्विडिटी नहीं होगी, बिल्कुल, तो फिर फायदा क्या पब्लिक इशू लाने का, राइट। इसलिए ये सेबी ने अब नियम, अच्छा ये नियम सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के लिए नहीं है, अब ये सरकारी कंपनियों के लिए भी है। ओके। तो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनियां हैं, ढेर सारे पीएसयू हैं, अब उन्हें भी धीरे धीरे इसका पालन करना पड़ रहा है। तो मिनिमम 25% आपके पब्लिक शेयर होल्डर होने चाहिए, बात सिंपल है। तो ये मिनिमम शेयर होल्डिंग का एक रूल है। बाकी तो आपके हमारे लिए तो 1 शेयर से भी हम शेयर होल्डर बन सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आईपीओ में अगर आपको पैसे लगाने हैं तो क्या क्या बारीकियां हैं जो समझना और भी ज्यादा जरूरी है, इस पर करेंगे बात इस ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं आईपीओ की पाठशाला, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि आईपीओ में आप कैसे पैसे लगा सकते हैं। अब तक हमने ये समझ लिया कि आईपीओ का मतलब क्या होता है, आईपीओ के जरिए कंपनी का क्या उद्देश्य है, लेकिन अब आप कैसे पैसे लगा सकते हैं और आईपीओ का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, ये समझते हैं अनिल सिंघवी से। अनिल जी, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और अब पूरे आईपीओ की प्रक्रिया को हम समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बताइए कि आरएचपी का मतलब क्या होता है। आरएचपी और डीआरएचपी दो शब्द बड़े पॉपुलर है जी, सुनने में आते हैं। डीआरएचपी है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और आरएचपी है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके। अब आईपीओ लाने का एक प्रोसेस है, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अचानक से मेरा मन हुआ, मेरे पास एक कंपनी में बोलूं कल से मेरे शेयर ट्रेड करना शुरू होंगे, जिसको पैसा लगाना है भाई लगा लो। जी, कोई तो अप्रूव करेगा। बिल्कुल, ये अप्रूव करने का काम करती है सेबी। ओके। सेबी सबकी रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना। अब इसमें एक प्रोसेस है। सबसे पहले एक कंपनी है जिसको पब्लिक इश्यू लाना है, राइट। वो कंपनी एक मर्चेंट बैंकर के पास जाएगी। मर्चेंट बैंकर क्या है? कुछ ब्रोकर्स, कुछ बैंक्स जो पब्लिक इश्यू लाने का काम करते हैं। ओके। तो वो प्रमोटर जाएंगे उन मर्चेंट बैंकर के पास, बोलेंगे हमें पब्लिक इश्यू लाना है, हमें तैयारी करवाइए। मर्चेंट बैंकर उसकी तैयारी करवाते हैं, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या देखते हैं वो, सब कुछ। आरएचपी का मतलब मैं सिंपल बताऊं आम भाषा में जी, आपकी जन्म कुंडली से लेके ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, ये कंपनी की। ओके। मतलब जब से कंपनी पैदा हुई है तब से लेकर कंपनी ने आज तक क्या क्या किया है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आरएचपी में। प्रमोटर्स कहाँ पढ़ाई की है, क्या डिग्री लिए, कितना अनुभव है, किस किस कंपनियों में प्रमोटर रह चुके हैं, कौन कौन से बिजनेस कर चुके हैं, कौन कौन से क्रिमिनल एक्शन उनके अगेंस्ट में हुए हैं, पहले किसी कंपनी में कुछ उन्होंने फ्रॉड तो नहीं किया, हर एक इंफॉर्मेशन आपको आरएचपी में मिलेगी। ओके। तो किसी भी कंपनी और किसी भी प्रमोटर की पूरी इंफॉर्मेशन आपको आरएचपी में मिलती है। अब होता क्या है, ये इंफॉर्मेशन कौन मांगता है? मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर कंपनी को के प्रमोटर्स को कहेगा आप ये सारी चीजें लाइए। अब जैसे मैं प्रमोटर हूं, मैंने बोल दिया अच्छा मेरे पास में इतनी बड़ी लैंड है, तो मर्चेंट बैंकर ऐसे सुनेगा नहीं, लैंड है डॉक्यूमेंट्स लाइए। ओके। मतलब वो अपने लेवल पर एक बार फर्स्ट लेवल ऑफ चेक वो करेंगे, फिर ये सारी डिटेल बनाकर इस डिटेल को वो भेजते हैं सेबी के पास। ठीक है। फिर सेबी अपने हिसाब से उसका एग्जामिनेशन करती है, देखती है। सेबी को लगता है कुछ और डॉक्यूमेंट्स मंगाने की जरूरत है, कुछ और पूछने की जरूरत, तो वो अपनी ऑब्जर्वेशंस देती हैं कि भाई ये चेक करने के बाद, आरएचपी चेक करने के बाद, डीआरएचपी उसको जब तक वो चेकिंग के प्रोसेस में चल रहा है ना, ये डीआरएचपी है, ड्राफ्ट है। जब सेबी के पास पहुंच जाता है, हाँ, सेबी के पास ड्राफ्ट पहुंचता है। अच्छा, सेबी कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगती है, अगर उन्हें लगता है ये चाहिए वो चाहिए, ये सब प्रोसेस चलता रहता है। जब सेबी संतुष्ट हो जाती है कि ब्रॉडली हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, वो उस डीआरएचपी को अप्रूव करती है। उसके बेसिस पर आप पब्लिक इश्यू ला सकते हैं, और जब सेबी से अप्रूव कर देती तो ये ड्राफ्ट से आरएचपी बन जाता है, सिर्फ आरएचपी। तो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट किसी भी कंपनी के लिए इश्यू लाने के लिए आरएचपी है। जब तक आरएचपी आपका अप्रूव नहीं होगा, मतलब डीआरएचपी जब तक अप्रूव होकर आरएचपी नहीं बनेगा, तब तक इश्यू नहीं ला सकते। दूसरी बात, देखिए सब अपने अपने लेवल पर जांच करते हैं, बिल्कुल, मर्चेंट बैंकर भी कर रहा है, सेबी भी कर रही है, इसके बावजूद कोई गारंटी तो है नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन सही हो, बिल्कुल हो सकता है कुछ गलत भी हो। तो फिर सेबी के पास पूरा पावर है। सेबी को अगर ये पता चले कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाई, गलत बताई, इंटेंशन आपका खराब था, कोई भी एक्शन सेबी ले सकती है, इश्यू के पहले, इश्यू के बाद भी, लिस्टिंग के बाद भी। तो प्रमोटर्स के लिए सेबी पूरी तरह से सजग रहती है, जितनी इन्फॉर्मेशन मांग सके मांगती है। फिर भी कभी कुछ छूट जाए, कोई इन्फॉर्मेशन आपने छुपा दी, नहीं बताई, उस पर भी एक्शन होता है। अच्छा, अब ये पूरी प्रक्रिया को कितना समय लगता है मुझे? हाँ, समय की कोई सीमा नहीं है। अच्छा। मतलब आज मैं जस्ट सपोज मैंने सोचा मैं एक कंपनी का आईपीओ लाना चाहता हूँ, मैंने सोचा आज लाऊं, फिर उसके बाद मैं मर्चेंट बैंकर ढूंढूंगा, कंपनी की प्रॉपर प्लानिंग होगी, डीआरएचपी फाइल होगा, डीआरएचपी अप्रूव होगा, लंबा प्रोसेस है। ये प्रोसेस 6 महीने से लेकर 2 साल 3 साल का भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन हाँ, एक बार आईपीओ अप्रूव हो गया, सेबी ने जैसे अप्रूव किया, आप दूसरे दिन लाइए। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले जैसे सेबी ने अप्रूव किया ना, 60 दिन के भीतर भीतर लाना होता था। ओके। लेकिन अब इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर नीचे होते हैं कई बार। तो सेबी ने क्या कहा कि अब आपका जैसे डीआरएचपी अप्रूव हो गया, अब आप आईपीओ ला सकते हो, तो 1 साल का टाइम है। अच्छा, आरएचपी अप्रूव होने के 1 साल के भीतर भीतर आपको आईपीओ लाना होता है। ओके। और इसी के बाद आती है इश्यू डेट, जब आईपीओ का इश्यू आता है। राइट। ओके। अब सेबी ने जैसे अप्रूव कर दिया, अब मर्चेंट बैंकर और कंपनी के प्रमोटर मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें इश्यू कब लाना है। वो डेट जनरली
3 वर्किंग डे आपका आईपीओ खुला रहना चाहिए। तो अगर सैटरडे संडे आ गए तो उनको छोड़ दीजिए, या कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया तो छोड़ दीजिए। तो इशू की डेट्स कंपनी अनाउंस करेगी। अच्छा। कि हम फलाना डेट से फलाना डेट में इन 3 दिनों में इशू खुला रखेंगे। अच्छा। वो कंपनी की चॉइस पर है। ओके। तो 3 दिन के लिए खुला रखा। तो ये इशू की जो डेट्स होती हैं वो कितने दिन की होती हैं? 3 वर्किंग डे। अच्छा, 3 वर्किंग डे। 3 वर्किंग डे चाहिए, सैटरडे संडे को छोड़ दीजिए। ओके। और इसी के बाद साथ में डिसाइड करना होता है प्राइस बैंड। हम देखते हैं कि ये आईपीओ इतने से इतने प्राइस बैंड के बीच में आने वाला है, और जिसमें रिटेल इन्वेस्टर को डिस्काउंट भी दिया जाता है। इसका पूरा मतलब क्या है? देखिए, प्राइस बैंड क्या है, पहले क्या होता था, फिक्स प्राइस इशू आते थे, अभी भी आ सकते हैं। ओके। मनाही नहीं है। ओके। लेकिन सेबी क्या कहती है कि लोगों को डिसाइड करने दीजिए ना कि आपकी कंपनी की वैल्यू क्या है। ठीक है, आप एक उन्हें अंदाजा दे दीजिए कि हमारे हिसाब से ये वैल्यू होती है। ओके। भाई कोई चीज है, आपको लगता है आपके फोन की वैल्यू 25,000 है, मेरे को लगता नहीं 20,000 है। आप 20,000 में बेचेंगी तो मैं खरीद लूंगा, आपको 25 में बेचना तो मैं नहीं लूंगा। राइट। तो आपको लगता नहीं 25 है, तो सेबी क्या कहती है, लोगों को डिसाइड करने दो, इन्वेस्टर्स को डिसाइड करने दो कि शेयर की सही कीमत क्या होनी चाहिए। तो इसलिए आप इसका प्राइस बैंड दे दो। अब प्राइस बैंड में क्या होता है, बैंड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक दायरे में आपको इश्यू की प्राइस बतानी होती है, और ये दायरा होता है 20% का। ठीक है, 20% ऑफ 20% जो भी आप प्राइस दे रहे हैं। अच्छा। ऊपर और नीचे का बैंड में 20% से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। ओके। 100 और 120 सिंपल। तो आप ये नहीं कर सकते 100 और 130 का मैं, या 100 और 121 का लेके आऊंगे इश्यू। अच्छा। तो 20% से ज्यादा का गैप ऊपर और नीचे के प्राइस बैंड में नहीं होना। लेकिन प्राइस बैंड निर्धारित कौन करता है? ये निर्धारित करने का काम करते हैं प्रमोटर्स, मर्चेंट बैंकर्स के साथ मिलके। अब ये प्राइस सही है या नहीं, ये हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे जब आईपीओ के वैल्यूएशन पर बातचीत करेंगे। लेकिन डिसाइड करने का काम कंपनी और कंपनी के मर्चेंट बैंकर्स मिलकर करते हैं। उनको लगता है कि ये प्राइस हमारे हिसाब से ठीक है, हमें लगता है। अच्छा, एक और चीज कविता, इसमें जो प्राइस बैंड हम जो 20% की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप 20% रखिए। तो आप चाहें तो 20% से कम 1% रख सकते हैं, आप चाहें तो 101, 102 रुपए भी रख सकते हैं। अच्छा। कम रखने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा। मैक्सिमम जो बैंड है, सेबी कहती है वो 20% का, इससे ज्यादा का नहीं होना। बिल्कुल। लेकिन इन सब में आईपीओ के मतलब में अगर हम समझे तो रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, और साथ ही एंकर इन्वेस्टर्स का क्या रोल होता है, इन सब पे हम करेंगे इस बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आईपीओ की पाठशाला, जहां पर हम आपको समझा रहे हैं कि आईपीओ का मतलब क्या है और कैसे आप इसमें पैसा लगा के फायदा कमा सकते हैं। लेकिन इसकी बारीकियों को और समझते हैं अनिल सिंह जी के साथ। अनिल जी, अब आईपीओ के प्राइस बैंड तो हमने समझ लिया, लेकिन अब बारी आती है एंकर इन्वेस्टर्स के रोल को समझने की। देखिए, एंकर इन्वेस्टर्स क्या है, जैसा वो कहते हैं कि एंकर का मतलब ठहरने वाले, थोड़ा वक्त बिताएंगे। अब आप और हम किसी आईपीओ में पैसा लगाते हैं, तो जैसे आईपीओ की लिस्टिंग हुई, शेयर ट्रेड करना शुरू हुआ, बेचकर निकल सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। राइट। एंकर इन्वेस्टर्स को एक खास बात है, एक फैसिलिटी है। एक तो ये कि इश्यू शुरू होने के पहले उनको शेयर मिल जाता है। अच्छा। हाँ, समझिए आज इश्यू शुरू होने वाला है, 1 या 2 दिन पहले एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट किया जाता है, उसका एक कोटा है। अब एंकर इन्वेस्टर में आप बोलेंगे अरे ये तो बढ़िया बात है, मैं और आप भी ले लें। कैसे होता है और कैसे बन सकते हैं एंकर इन्वेस्टर? क्या हम नहीं बन सकते? ना, हम नहीं बन सकते। अच्छा। एंकर इन्वेस्टर सिर्फ इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एफआईज, ये लोग ही इसमें क्वालिफाई करते हैं। अच्छा। उनको इसलिए दिया जाता है एक छोटा पोर्शन, ताकि लोगों को एक थोड़ा आइडिया लगे कि बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस आईपीओ में है या नहीं, ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा, कितना गुना वो भर रहा है। अच्छा, ये एंकर इन्वेस्टर में कितना शेयर किसको देना है, ये डिस्कशन कंपनी और मर्चेंट बैंकर के पास रहता है। भले हम हैं भी, उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं देना, सारा आपको देना, तो वो वैसा कर सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात, अब आप ये कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ। और कई सारे शेयर इतने बड़े बड़े प्रीमियम पर लिस्ट हो गए हैं, 40%, 50%, तो मैं तो लगा लूं पैसा, फटाक से 7 दिन बाद बेच दूं। तो एंकर इन्वेस्टर में एक क्लोज है, एंकर इन्वेस्टर को मिनिमम 1 महीना होल्ड करना पड़ता है, वो बेच नहीं सकते। वो बेचने 1 महीने के बाद बेच सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 महीना होल्ड करना पड़ता है। और जो प्रमोटर्स होते हैं उनको इश्यू की तारीख से कुछ केसेस में 1 साल और कुछ केसेस में 3 साल तक होल्ड करना पड़ता है, वो उससे पहले शेयर बेच नहीं सकते। ओके। तो ऐसा नहीं कि मतलब लिस्टिंग कराई, बेच बिचा के सब लोग निकल गए, एंकर इन्वेस्टर पहले दिन, प्रमोटर भी, ऐसा नहीं। तो ये सब सेबी ने नियम बनाए छोटे इन्वेस्टर्स को सेफ गार्ड करने के लिए। तो एंकर इन्वेस्टर
बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इश्यू के पहले पैसा लगाते हैं, 1 महीने के लिए होल्ड करते हैं। वो रिटेल का काम नहीं, बड़े इन्वेस्टर का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन मुझे बताइए कि यहाँ पे रिटेल का क्या काम है? आम निवेशक यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को ही हम आम निवेशक कहते हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? रिटेल इन्वेस्टर की डेफिनेशन यहाँ अलग है। ओके। और ये डेफिनेशन बदलती रहती है। कैसे? पहले रिटेल इन्वेस्टर्स का मतलब ये होता था कि कोई भी आदमी जो किसी पब्लिक इश्यू में 50,000 रुपए तक का निवेश करता है वो रिटेल इन्वेस्टर है। कुछ समय पहले ये डेफिनेशन बदलकर 2 लाख कर दिया गया। अब आप या मैं 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन एक रिटेल कैटेगरी में लगाते तो उसको रिटेल माना जाएगा। और 2 लाख से ऊपर की कैटेगरी हो गई HNI की, जिसे NII भी बोलते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इंडिविजुअल्स। अच्छा। लेकिन वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का मतलब, अच्छा, राकेश झुनझुनवाला भी अगर 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगाना चाहे रिटेल कैटेगरी में तो लगा सकते हैं। तो मतलब इसका आपके हमारी नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं, एप्लीकेशन की साइज से लेना देना है। तो IPO के लिए रिटेल इन्वेस्टर वो है जो 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगाता है। ओके। और उन्हें रिटेल कोटा में से शेयर मिलता है। अच्छा, इसमें भी क्या 3 कोटा है। एक QIB है जो इंस्टीट्यूशंस के लिए, दूसरा रिटेल कैटेगरी है, और तीसरा HNI कैटेगरी, जिसे NII कैटेगरी भी कहते हैं। अच्छा। तो रिटेल कैटेगरी के लिए जनरली 35% 40% तक का रिजर्व रहता है कोटा। HNI कैटेगरी वालों के लिए 10 से 15% रहता है। ओके। जो QIBs हैं उनका 50 से 60% रहता है। हर एक IPO में थोड़ा थोड़ा परसेंटेज चेंज हो सकता है, लेकिन सेबी चाहती है कि रिटेल कैटेगरी का कोटा कम ना हो, तो उनको शेयर रखे ही जाते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में आपको डिसाइड करना है आपको किस में लगाना है। और पैसे लगाने का भी यहाँ पर ब्रैकेट अलग अलग होता है, QIB और HNI और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? पैसा तो आपको उसी प्राइस बैंड में लगाना है। बिल्कुल, वो सबके लिए सेम है। सिर्फ एक कुछ केस में क्या होता है कविता के, कई सारी कंपनियां ऐसी है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट देती है। ओके। जनरली 5 से 10% तक के डिस्काउंट होते हैं। ज्यादातर सरकारी कंपनियां अपने इशू में देती है, लेकिन आजकल बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स को लुभाना चाहती है कि आए हमारे IPO में पैसा लगाएं, या IPO की साइज बड़ी है और आपको ज्यादा रिटेल एप्लीकेशंस की जरूरत है, तो वो कहते हैं आइए पैसा लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो वो एक जरूर है कि डिस्काउंट मिलता है, बट वो डिस्काउंट सिर्फ रिटेल को मिलता है, बड़े इन्वेस्टर्स को, QIB वालों को नहीं। तो यही फर्क है। बट हर IPO में डिस्काउंट होगा जरूरी नहीं, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है उन्हें देना है या नहीं देना। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे प्राइस बैंड तो हमने समझ लिया है, लेकिन एक होता है अलॉटमेंट और एक होता है अलॉटमेंट प्राइस। इसके बीच में फर्क क्या है? क्या ये एक ही टर्म है? ना, बड़ा फर्क है। और इस फर्क को आप इसके साथ मिला के देखिए, जैसे प्राइस बैंड। हमने बताया कि प्राइस बैंड किसी इशू का 100 से 120 रुपए, मैक्सिमम 20% की रेंज। राइट। ये तो प्राइस बैंड है, लेकिन एक्चुअल प्राइस क्या है? एग्जैक्टली। हाँ भाई, आपने अप्लाई तो कर दिया 120 रुपए पे, ठीक है। अब इशू फाइनल प्राइस कंपनी डिसाइड करेगी। और फाइनल प्राइस कैसे डिसाइड करती है कि उस प्राइस पर मिनिमम 1 गुना तो इशू वहां पर भरना चाहिए। कई सारे इशू जो अच्छा रेस्पॉन्स आता है, कई गुना भरते हैं, तो कंपनी बाद में डिसाइड करके, जनरली ये ऊपरी प्राइस बैंड पर ही डिसाइड होता है कि यही प्राइस होगी। जनरली कभी कभी कम पे भी हो जाता है। तो 120 रुपए सपोज ऊपरी प्राइस बैंड, तो एक फाइनल प्राइस आएगी, उसे इश्यू प्राइस या अलॉटमेंट प्राइस कहेंगे। ओके। सपोज तो वो प्राइस ऐसी नहीं हो सकती जिस पर सबसे ज्यादा दाव लगे हो या बिडिंग हो? नहीं, वैसा नहीं है। अच्छा। ये ऐसा है कि उस प्राइस या उस प्राइस के ऊपर मिनिमम इश्यू 1 गुना तो भर ही जाना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो मतलब अगर वो सारी एप्लीकेशन आपकी निचले प्राइस बैंड पे ही आई है, हाँ, तो फिर वो इश्यू प्राइस निचला प्राइस बैंड होगा। अच्छा, राइट, है ना। हाँ। तो जो प्राइस आप रख रहे हैं उस पर कम से कम 1 गुना इश्यू भर जाना चाहिए। तो अगर आपने उसके ऊपर लगाई है एप्लीकेशंस, या कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन ये भी दिया जाता है कि कट ऑफ प्राइस पर लगा दीजिए। कट ऑफ प्राइस का मतलब क्या है कि जो प्राइस मैं पैसा तो आपको ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से दे रहा हूँ, 100 और 120 का रेंज है, मैंने 120 के हिसाब से पैसा दे दिया। हाँ। अगर 110 पर आई तो मुझे 110 पे मिल जाएगी, 100 पर आई तो 100 पर मिल जाएगी। वो कोई दिक्कत नहीं। वो उनको आपने ज्यादा पर लगाई, इश्यू की प्राइस कम पर आई तो आपको मिलेगी। कम पर लगाई और ज्यादा इश्यू प्राइस आ गई तो आपको कोई शेयर नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, ऊपरी प्राइस बैंड पर पैसा लगाए। अच्छा। कट ऑफ लिख दें, आपको अपने आप कोई नुकसान नहीं होगा। जो सबको भाव मिलेगा वो आपको भी मिल जाएगा। तो इसे आप इश्यू प्राइस कह सकते हैं, इसे आप अलॉटमेंट प्राइस कह सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन अलॉटमेंट और अलॉटमेंट प्राइस में एक फर्क है जी। प्राइस अपनी जगह है,
लेकिन जितने शेयर आपको किसी पब्लिक इश्यू में मिले हैं एप्लीकेशन करने के बाद, ऐसा तो नहीं कविता कि आपने जितने मांगे उतने मिल जाएंगे। बिल्कुल बराबर है, वो तो उसका एक प्रोसेस जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो जो शेयर एक्चुअल आपको मिलने वाले हैं उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट। सपोज आपने 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगाई, किसी शेयर के किसी इशू में 4000 शेयर लगाए, लेकिन आपको मिले एक्चुअली 500 शेयर। अच्छा। तो हम कहेंगे कि आपको 500 शेयरों का अलॉटमेंट आया है, यानी कंपनी ने आपको इतने शेयर दिए। अलॉटमेंट का मतलब कंपनी ने आपको इतने शेयर दे दिए। लेकिन इन सब के अलावा भी कितने शेयर आपको खरीदने चाहिए? 1 लॉट, 2 लॉट, लॉट साइज का मतलब क्या है? साथ ही आईपीओ में पैसा लगाने के लिए आपको किस तरह की एप्लीकेशंस भरनी होगी, आप कहां से ये कर सकते हैं? पूरी प्रक्रिया को एक निवेशक के नजरिए से हम समझेंगे, लेकिन इस एपिसोड में नहीं, अगले एपिसोड में। आईपीओ की पाठशाला के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।